हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और पहला क्वेश्चन है आज का, वायु सेना अकादमी 2022 के कमांडेंट के रूप में अभी हाल ही में किसको चुना गया है? तो इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, पहले मैं आपको बता दूं ये कहाँ पर है। ये है हैदराबाद में, और ये वही एकेडमी है जब आप फाइनली एयरफोर्स ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग पर जाते हो तो आपकी फाइनल ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में ही होती है। तो यहाँ पर कमांडेंट इन चीफ के रूप में अभी हाल ही में एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने 5400 घंटों का एक्सीडेंट फ्री फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। ये सबसे बड़ी खास बात है। 1984 बैच के ये अधिकारी हैं, तब ये कमीशन हुए थे। इसके अलावा ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं, पूरे तरीके से क्वालिफाइड सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर भी हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इनकी सर्विसेज के लिए अभी हाल ही में 2020 में इसको अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। किससे? अति विशिष्ट सेवा मेडल से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद इंडियन एयरफोर्स एकेडमी को आप संभालेंगे एयर मार्शल बी चंद्रशेखर। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन इस बार दिल्ली में किया जा रहा है, और 2 दिवसीय इसका आयोजन किया जा रहा है, और दिल्ली के अंदर सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है, तो इसको लीड कौन करेंगे? यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके पास है? अफेयर्स और स्पोर्ट्स मंत्रालय दोनों ही अनुराग ठाकुर के पास है, तो इनके द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित किए गए थे 14 फरवरी को। उसके बाद स्टेट लेवल के 23 से लेकर 27 फरवरी तक आयोजित किए गए थे, और अब ये नेशनल लेवल के आयोजित किए जा रहे हैं। इसकी खास बात एक और है, यहाँ पर टॉप 3 जो नेशनल लेवल विनर्स होंगे उनको पार्लियामेंट लोकसभा स्पीकर के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और ये जो युवा हैं 18 से 25 वर्ष के बीच के ही युवा होंगे, ये इनकी खास बात है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये आज तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। फ्लोटिंग का मतलब यह है कि पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, और इसको बनाने में 150 करोड़ की कॉस्ट लगी है। कितनी? 150 CR। और इसकी जो कैपेसिटी है, ये हर साल 42 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करेगा। कितना? 42 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ध्यान रखना है, इसको बनाया गया है साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और ये कंपनी कहाँ पर है? ये थूथुकोडी में है। कहाँ पर? थूथुकोडी। और तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार है, केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, गोवा में प्रमोद सावंत हैं, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड किडनी डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? तो देखिए, वर्ल्ड किडनी डे हर साल मार्च में दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है, सेकेंड थर्सडे को। तो इस बार दूसरा थर्सडे कौन सा दिन पड़ा? ये पड़ा 10 मार्च को। 10 मार्च को, अभी परसों के दिन हम लोगों ने इसको मनाया। और इस बार 2022 की थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ये दिवस आपको पता है किस लिए मनाया जाता है? बेसिकली इस दिन लोगों के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं कि आप इस बात को समझें कि किस वजह से आपको किडनी की बीमारी हो सकती है। किडनी की प्रॉब्लम आपको हाई बीपी की वजह से भी हो सकती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपको किडनी की समस्या हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप पहले से ही अवेयर रहें और टेक केयर करें अपनी बॉडी का। इस वजह से वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया जाता है। और आपको याद होगा, परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था, अभी हाल ही में हम लोगों ने नो स्मोकिंग डे भी मनाया हुआ है। तो नो स्मोकिंग डे कौन से दिन मनाया है? ये मनाया है 9 मार्च को। और जैसे कि आपने देखा, वर्ल्ड किडनी डे हर मार्च के दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है, वैसे ही नो स्मोकिंग डे हर मार्च के दूसरे वेंसडे को मनाया जाता है। तो दूसरा वेंसडे इस बार 9 मार्च को पड़ा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में हर तरीके के घरेलू क्रिकेट को अलविदा कह दिया? मतलब रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दिया है डोमेस्टिक क्रिकेट से भी। इंटरनेशनल क्रिकेट से तो ये पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके थे, अब डोमेस्टिक से भी इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है।
ये है श्री संत। और श्री संत ने आज तक 27 टेस्ट मैच भारत के लिए खेले हुए हैं, 53 इन्होंने वनडे इंटरनेशनल खेले हुए हैं, और इसके अलावा 10 T20 मैचेस खेले हुए हैं। और 10 T20 मैचेस के बाद ही इनके ऊपर बैन लगा दिया गया था सितंबर 2020 से अगले 7 सालों के लिए इनके ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था। उसके बाद से करियर थोड़ा सा डामाडोल हुआ, फिर ये डोमेस्टिक क्रिकेट में स्विच हो गए, और अभी इन्होंने हाल ही में इसको भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है रफीक तरार। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। रफीक तरार कौन से देश के राष्ट्रपति रह चुके थे? तो ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके थे। अभी हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इतना ही नहीं, रफीक तरार सबसे पहले पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट थे, मतलब पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में सर्व करते थे। 1989 से लेकर 91 तक इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में सर्व किया है। उसके बाद 1991 में ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जज बन गए, और 91 से लेकर 94 तक इन्होंने सर्व किया, और इसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी ये बनाए गए 1997 में, 1997 से लेकर साल 2001 तक। कहने का मतलब ये है कि जब कारगिल वॉर हो रहा था उस टाइम पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति रफीक तरार थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और आपको पता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के पीर कोट में इनका जन्म हुआ था। बाय द वे, इस टाइम पर पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ। और अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और ईरान की कैपिटल है तेहरान। और क्या आपको याद है, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि अभी आपको पता ही है पिछले साल तालिबान के द्वारा अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया, और उसके बाद तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया अपनी तरफ से। तो अफ़गानिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इनका नाम है मुल्ला अखुंद। क्या नाम है? मुल्ला अखुंद। सो ही हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर इन्वेजन ऑफ तालिबान ओवर अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट विच प्लेस? अभी हाल ही में WHO के द्वारा अप्रूव्ड और भारत सरकार की मदद से WHO के द्वारा कौन सी जगह पर स्थापित किया गया है एक ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन? तो इसकी स्थापना करी गई है जामनगर में। और जामनगर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। अब देखिए इसको क्यों यहाँ पर स्थापित किया गया है। जामनगर के अंदर जो मेडिकल रिसर्च हैं वो करी जाएंगी, और वो भी किसके ऊपर? ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करी जाएगी। मतलब कहने का आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करी जाएगी। लेकिन हाँ, इन मेडिसिन को बनाने के लिए खास बात ये होगी कि हम लोग फॉलो करेंगे WHO की गाइडलाइंस को। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि आयुर्वेदा का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट अब दिख रहा है, क्योंकि WHO भी इसके लिए पैरामीटर्स बनाने को तैयार है। तो भारत के जामनगर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करी जाएंगी और आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाएंगी, और वो भी WHO की गाइडलाइन में। WHO की स्थापना 1948 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे टेड्रोस एडनैन। क्या नाम है? टेड्रोस एडनैन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज करी गई है जिसका नाम है रत्नाकर सेट्टी ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। तो ये जो बायोग्राफी है ये किसके द्वारा रिलीज करी गई है? इसको अभी हाल ही में शरद पवार ने रिलीज किया है। और यहाँ देखिए ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? जिसकी बायोग्राफी है उसी ने लिखा हुआ है। तो ये बायोग्राफी किसकी है? रत्नाकर सेट्टी की ही बायोग्राफी है। इन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी हुई है। अब देखिए रत्नाकर सेट्टी BCCI में रह चुके हैं, तो इन्होंने भारतीय क्रिकेट के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, और BCCI की क्या प्रक्रिया रहती है भारतीय क्रिकेट के लिए, इनके टाइम पीरियड पे BCCI किस तरीके से इंडियन क्रिकेट को लीड कर रहा था, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस इस किताब में लिखा हुआ है। और शरद पवार के बारे में आपको बता दूं, ये तो BCCI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इवन इतना ही नहीं है, ICC के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं शरद पवार। तो इनके द्वारा इस किताब का भी हाल ही में विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन है जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनको सेबी के होल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो सेबी के होल टाइम मेंबर अभी हाल ही में बनाए गए हैं, ये हैं अश्वनी भाटिया। और होल टाइम मेंबर का आपको मतलब पता है, जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते तब तक ये सेबी के मेंबर ही रहेंगे। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो परमानेंट मेंबर रहेंगे।
और अगले 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। तो जाहिर सी बात है 3 साल में रिटायर होने वाले हैं। दूसरी चीज़ इनके बारे में आपको बता दूं, इनिशियली इन्होंने 1985 में एसबीआई ज्वाइन किया था एज अ पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया था। उसके बाद अच्छा खासा इनका कार्यकाल एसबीआई में रहा है और अभी हाल ही में ये सेबी में आ गए हैं। और सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1992 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई। और आपको याद होगा एक हफ्ते पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, अभी हाल ही में पहली बार सेबी में पहली बार किसी महिला को चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था इनका नाम है माधवी पुरी बुश। क्या नाम है? माधवी पुरी बुश। तो नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेबी में आज तक पहली बार किसी महिला को चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में वॉव प्रोग्राम लॉन्च किया है? यहाँ पर वॉव का मतलब है विमेन एट वर्क प्रोग्राम। तो इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक में बिसाव राजबोमई की सरकार के द्वारा। अब देखिए ये प्रोग्राम है क्या। इसके तहत कर्नाटक सरकार का कहना है कि ये 2026 तक कर्नाटक के अंदर 5 लाख महिलाओं को रोजगार देंगे। मतलब 5 लाख महिलाओं को सीधी सीधी जॉब प्रोवाइड करेंगे नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। तो ये इसकी खास बात है। और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। और आपको पता है कर्नाटक में इस टाइम, आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है, केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीआईएसएफ के द्वारा सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया कौन से दिन? तो सीआईएसएफ की स्थापना करी गई थी कब? 10 मार्च को इसकी स्थापना करी गई थी और ये साल था 1969। तो सीआईएसएफ जिसको आप बोलते हो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत की 6 पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है सीआईएसएफ। और सीआईएसएफ के इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है शील वर्धन सिंह। क्या नाम है? शील वर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 में पहली रैंक हासिल करी है? तो इस बार आंध्र प्रदेश ने पहली रैंक हासिल करी है। नंबर 1 पे रहा आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल, 3 पे उड़ीसा, 4 पे गुजरात, 5 पे महाराष्ट्र और 6 नंबर पे तेलंगाना। तो फिलहाल आप टॉप 3 तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये टॉप 3 स्टेट रहे हैं स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 में। अब देखिए जो रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कौन सी राज्य सरकार है जहाँ पर चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे म्यूनिसिपल लेवल हो और चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, हर जगह पर सरकार सबसे बेहतर कार्य कर रही हो। तो आंध्र प्रदेश में ये सरकार सबसे बेहतर कार्य कर रही है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। इस वजह से 2021 का स्कॉच गवर्नेंस में टॉप रैंक इनको दी गई है। इसके अलावा ये 2020 की रिपोर्ट में भी टॉप पर ही थे आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर वाईएस जगन रेड्डी की सरकार है और आंध्र प्रदेश में गवर्नर है इस टाइम पे बिश्वभूषण हरिचंदन। WB में ममता बनर्जी की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है यू सुक योल। तो यू सुक योल जो हैं ये अभी हाल ही में कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं और ये सक्सीड कर रहे हैं किसको? मून जाई इन को। किसको? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मून जाई इन। तो ये अभी राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के और ये कब से अपना पदभार संभालेंगे? तो ध्यान रखिएगा ये आने वाले 10 मई से अपना पदभार संभालेंगे। तो आने वाले 10 मई 2022 से ध्यान रखना साउथ कोरिया में नई सरकार होगी यून सुक योल की। एंड साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति अपॉइंट किए गए हैं। और नॉर्थ कोरिया में इस टाइम पे सरकार चल रही है किम जॉन उन की और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है और यहाँ की कैपिटल है बीजिंग। और नेपाल में शेर बहादुर दोयबा की सरकार है और यहाँ की कैपिटल है काठमांडू। आप सभी लोग ध्यान रखिए, कल मैंने स्पेशल क्लास डे आपके लिए मनाया था जहाँ पर मैंने आपके लिए 3 क्लासेस लगाई थी, बट जो शाम वाली 8 बजे की क्लास थी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो नहीं हो पाई। तो आज ये क्लास मैंने आपके लिए लगा दी है और ये क्लास का जो टाइम है ये आज 7 बजे होगा। 7 PM आज शाम को ये मैं क्लास लेने वाला हूँ। क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके खुद को एनरोल कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लास सभी के लिए। अनलॉक कोड है वरुण 777, इसकी मदद से आपकी क्लास खुल जाएगी। और बाकी मार्च में ऑफ़र चल रहा है, आज 12 मार्च है तो आज तक ही ये ऑफ़र था। इस ऑफ़र को आप कर सकते हो अवेल आज रात 12 बजे तक।
डिस्काउंट कोड वरुण 777 है, आप ये लगाएंगे तो आपको सारे ऑफर्स ये मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट इसके बाद भी आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है रिजवाना हसन। इनको अभी हाल ही में यूएस इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो रिजवाना हसन जो है ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो ये बांग्लादेशी हैं और इनको यूएस इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से क्यों सम्मानित किया जाएगा? बेसिकली ये एक एनवायरमेंटल लॉयर हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारी मुहिम चलाई हुई हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट इन्होंने कई सारे केसेस डाले हुए थे, वो केसेस भी ये जीती हैं। इन्होंने पॉल्यूशन के खिलाफ भी केसेस डाले हुए थे अपने देश में, वो भी केसेस ये जीती हैं। अनरेगुलेटेड शिप ब्रेकिंग के लिए भी और इसके अलावा इलीगल लैंड डेवलपमेंट जिनको भू माफिया बोला जाता है उनके खिलाफ भी इन्होंने मुहिम छेड़ी थी। ये सारे केसेस ये जीती हैं जिसकी वजह से इनको यूएस इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने अभी हाल ही में बीजिंग विंटर पैरालंपिक्स के लिए कौन से देश के एथलीट्स को बैन कर दिया है? तो इस बार इन्होंने 2 देशों के एथलीट को बैन कर दिया है, रूस और बेलारूस। तो रशिया और बेलारूस के जो खिलाड़ी हैं वो इस बार बीजिंग विंटर पैरालंपिक्स में नहीं खेल पाएंगे। रशिया को क्यों बैन किया गया आपको पता ही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में कई सारे मानवाधिकार वायलेट हुए हैं जिसकी वजह से रशिया के ऊपर अभी बहुत सारे प्रतिबंध लग चुके हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि रशिया इस टाइम पर प्रतिबंधों के मामले में टॉप पर चल रहा है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध इस टाइम पे किसी देश पे लगे हुए हैं तो वो रूस है। लेकिन बेलारूस के ऊपर क्यों लगे हुए हैं प्रतिबंध? तो यहाँ पर आपको मैं मैप दिखाता हूँ। देखिए, जब रशिया ने इस बार यूक्रेन के ऊपर युद्ध छेड़ा यहाँ पर, तो रशिया ने बेलारूस की टेरिटरी का भी फायदा उठाया और बेलारूस ने यहाँ पर इंटरनेशनल मैपिंग स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा साथ दिया है रूस सरकार का, जिसकी वजह से बेलारूस के भी जो एथलीट हैं इनको बीजिंग विंटर पैरालंपिक से बर्खास्त कर दिया गया है फिलहाल के लिए। और रशिया की जो कमेटी है उसको बोलते हैं रशिया पैरालंपिक कमेटी आरपीसी, और जो बेलारूस की है इसको बोलते हैं नेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑफ बेलारूस। तो दोनों को बैन किया गया है। और इस बार बीजिंग विंटर पैरालंपिक्स जो हो रहे हैं ये कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है? 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क और यूक्रेन की कैपिटल है कीव। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। इस बार हम सभी टॉप एडुकेटर्स ने आपके लिए बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हुए हैं। तो आने वाले संडे को, मतलब कहने का कल के दिन 13 मार्च के दिन दोपहर 12 बजे आपके लिए कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है। ये टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, जहां पर आपको 60 मिनट मिलेंगे और इन 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इस टेस्ट के लिए आप खुद को एनरोल कर लीजिए। टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जाइए उस पर क्लिक करिए, एनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, डाल दीजिएगा और आपसे कोड मांगेगा वरुण 777 डाल दीजिएगा। वरुण 777 आप डालेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये कॉम्बैट टेस्ट दे पाएंगे। और हाँ, पिछली बार से इस बार प्राइस ज़्यादा बेहतर आपके लिए आए हुए हैं, जैसे कि अमेजॉन वाउचर्स आपको मिल सकते हैं, JBL के स्पीकर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कि आप अवेल कर सकते हो फ्रॉम द SSC मेगा कॉम्बैट टेस्ट। तो चलिए आज की बात यहीं तक रहेगी। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।